एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएससी वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, राइट। सो आप सभी बच्चों को पता है पहला एलिमेंट जिसकी स्टडी आज हमें करनी है वो कौन सा एलिमेंट है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि चैप्टर के नाम से क्या मतलब निकल करके आ रहा है। तो आप सभी को पता है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट है, वो कौन है? हाइड्रोजन, राइट। सो सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। एंड क्यों हमने बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन चैप्टर को अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ा चुकी हूं। मैंने आपको वहां पर एक्सेप्शनल बिहेवियर बताया था हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हेलोजन के साथ, दैट इज ग्रुप नंबर 17 के साथ भी मैच करती हैं और कुछ अल्कली मेटल्स दैट इज ग्रुप नंबर 1 के साथ भी सिमिलैरिटी शो करती हैं। इसी वजह से थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर इसका है, एनिमलस बिहेवियर है, जिसकी वजह से इसको एक अलग चैप्टर के फॉर्म में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी कुछ रिएक्शंस हमको देखनी है, कुछ प्रॉपर्टीज हमको देखनी है, यूजेस देखने हैं एंड इस तरीके से पूरे चैप्टर को वन शॉट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगी। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक टू बी कवर्ड की अगर हम बातें करें तो भाई वन शॉट के अंदर कंप्लीट चैप्टर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ। ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट, ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे इन योर वन शॉट, राइट। वन शॉट लेक्चर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो हमारा पहला एलिमेंट है, राइट। मैंने क्या बोला भाई? फर्स्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करती हूँ हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जिसका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1 है। एंड वहीं पे अगर मैं इसके एटॉमिक मास के बारे में बात करती हूँ तो इसका एटॉमिक मास भी आपके पास 1U होता है। तो वो है कौन? कौन है भाई जिसके बारे में बातें हो रही हैं? ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा हाइड्रोजन, राइट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके सिंबल की, तो सिंबल तो कोई ऐसा बच्चा होगा नहीं भाई जिसको पता नहीं हो कि इसका जो सिंबल होता है वो क्या है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अगर एलिमेंटल फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ, जिस फॉर्म में ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है भाई? जब भी हम बात करेंगे हमारे हाइड्रोजन गैस की, तो हमें हमेशा क्या लिखना है? H2 लिखना है। कभी भी हम सिंगल हाइड्रोजन एटम नहीं लिखेंगे, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में हमने ये चीज पढ़ रखी है कि आपके पास स्टेबिलिटी को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। तो यहाँ पर इसी के साथ मैं आपको अगर इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर करवाऊं, है ना, इसका अगर मैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर करवाऊं, तो आप सभी को पता है भाई हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले, और आपको ये बात भी पता है फॉर स्टेबिलिटी यहाँ पर डबलेट रूल फॉलो होने वाला है। तो ये इस तरीके से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपको दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, ये हमारे पास क्या बन चुका है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर हमने फॉर्म कर दिया है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर अगर इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करती हूँ, आप सभी को पता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आटम का जो मास हमारे पास है वो 1U है। तो मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं ऑफ H2, तो ये हमारे पास 1 into में 2 दैट इज 2AMU, या फिर हम इसको 2U दैट इज यूनिफाइड मास से भी लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है, राइट। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि क्या जनरेट करने वाला है? ये वाटर जनरेटिंग, जैसे हेलोजन हमने पढ़ा था बेटा जी, है ना, सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट जनरेटर। उसी तरीके से हाइड्रोजन का क्या मतलब होगा अगर इसको हम ब्रेक करें इसके नाम को? हाइड्रो प्लस में जन का मतलब फॉर्मिंग, है ना, जन का मतलब फॉर्मिंग। हाइड्रो कहां से आया है? वाटर फॉर्मिंग यानी कि वाटर H2O को बनाने के लिए आप सभी को पता है खास इंपॉर्टेंस हमारे पास H2 की तो होती ही होती है, राइट। तो वहां से इस नाम को हमने उठाया है। चलिए अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यार। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, आप सभी को पता है
अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड पोजीशन को देखें तो ये ग्रुप नंबर 1 का सबसे पहला एलिमेंट पाया जाता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स एक बार दिखा भी देती हूँ, है ना। ग्रुप नंबर 1 जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली, अल्कली क्या बोलते हैं भाई, अल्कली मेटल कहते हैं, है ना, अल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहला एलिमेंट हम हाइड्रोजन लिखते हैं। कैसे याद किया था, हलीना की रब से फरियाद, क्लियर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा क्या है बेटा जी, पहला एलिमेंट। क्यों यहाँ पर हमने रखा है, क्योंकि देखो कुछ तो प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, लाइटेस्ट है, पहले नंबर पे आता है, तो इस वजह से इसको ग्रुप नंबर 1 के अंदर प्लेस किया गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड क्या था, that the properties of hydrogen should be similar to those of the other members of its group, that is group number 1, ठीक है। बट दिस इज नॉट द केस, पर ऐसा नहीं था, सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, राइट। तो इस वजह से जो थॉमसन सर हैं उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, हाइड्रोजन की पोजीशन को आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच लगा दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेंगी गूगल के ऊपर, बहुत सारे ऐसे चार्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 के अंदर ना प्लेस करके पूरे पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सबसे ऊपर सेंटर में रख रखा होता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कई बार बहुत सारी पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है कि आपके पास जो ग्रुप नंबर 1 की कलर कोडिंग हो रखी होती है, आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक कलर दिया गया होता है, राइट। तो जो कलर फिल कर रखा है, हाइड्रोजन का कलर अलग होता है और बाकियों का सेम कर देते हैं, जस्ट टू शो कि इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं भाई, इसकी पोजीशन अभी भी एनोमलस है, एंड ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक भी है। आई होप आपको ये वाला पॉइंटर क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले यार हमको देखना है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं हमारे हाइड्रोजन के बीच एंड अल्कली मेटल्स के बीच, यानी कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स के बीच क्या सिमिलैरिटीज है। फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज विद योर हेलोजेंस, एंड फिर कुछ डिसिमिलैरिटीज भी देखने पड़ेंगी हमें कि जो बिल्कुल भी सिमिलर चीजें नहीं है, कुछ अलग ही बिहेवियर अगर वो शो कर रहा है तो वो कौन सी डिसिमिलैरिटीज हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार सिमिलैरिटी हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेम है। तो आप सभी को पता है, ये चीज मैंने आपको बताया है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स के अंदर पढ़ा है, राइट। तो यहां पर अगर मैं डिस्कस करूं तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना, इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगी यार, के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे आप, है ना। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास ग्रुप नंबर 1 की अगर मैं बात करती हूं तो क्या आता है, लिथियम आता है, राइट। क्या आता है, लिथियम आता है। तो लिथियम की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर बेटा जी यू हैव इसका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास है वो कितना है, 3 है। तो यहां पर के शेल में 2 एंड एल शेल में आपने 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। उसी तरीके से आप थर्ड एलिमेंट जो हमारे पास है ना, कौन सा है भाई, सोडियम है, उसकी भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास 2 8 एंड 1 आता है। यहां पर भी हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो क्या है बेटा जी, 1 है, राइट। ये भी क्या है, 1 है। इस केस में यहां पर भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो आपको 1 दिखाई दे रही है, यहां पर भी 1 दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर सिमिलैरिटी इन योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो क्या है, सेम। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, इनके सेम है। आई होप आपको ये वाली सिमिलैरिटी जो है वो क्लियर हो गई है, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंटर के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते तो मैंने अभी आपको बताया कि सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास, सेम है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यार, जब आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो वैलेंसी भी तो सेम आएगी ना। मुझे बताइए वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। अब क्योंकि आपके पास यार हाइड्रोजन के शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास भी वैलेंस शेल की अगर मैं बात करती हूं तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आपके पास जो वैलेंसी होगी वो भी क्या आएगी? सेम आएगी। सबकी वैलेंसी क्या होती है? सेम होगी। ग्रुप नंबर 1 में दे ऑल हैव सेम वैलेंसी, ठीक है, ऑल हैव सेम वैलेंसी, इन सबकी वैलेंसी क्या है? सेम है। आगे आइए चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आयन फॉर्मेशन। आयन फॉर्मेशन की बात करें तो जिस तरीके से हमारे पास अल्कली मेटल्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम की अगर मैं बात करती हूँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड Li पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है। सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन भी बेटा जी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड H पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर सेम तरीके के आयन्स ये बनाते हैं, यानी कि बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म क्या बनाते हैं? यूनिपॉजिटिव कैटायन का ये फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है कि भाई यहाँ पर कैटायन फॉर्मेशन के अंदर भी आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यार रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर की मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से हमारे पास जो अदर अल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये दोनों के दोनों किसकी तरह काम करते हैं? दे हैव ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। वैसे ही हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी किसकी तरह काम करता है? ये भी एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यार मैंने यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड ले लिया, इसको अगर मैं H2 के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा भाई? यहाँ पर कॉपर मिलेगा, साथ में मुझे यहाँ पर H2O मिल जाता है, राइट। तो इसने क्या कर दिया यार? रिडक्शन करवाया है। तो ये यहाँ पर जो H2 है ये कैसे एक्ट कर रहा है? एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको ये वाला पॉइंटर भी क्लियर हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर यार मैं सोडियम का अगर एग्जाम्पल ले लूँ, राइट, मेरे पास फिर से कॉपर का ऑक्साइड है, मैं इसको सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे वापस से यहाँ पर कॉपर मिलेगा एंड सोडियम का ऑक्साइड मिल जाएगा, राइट। सोडियम एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे, सोडियम और ऑक्सीजन का आपस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है एंड इस वजह से ये यहाँ पर जो सोडियम है ये क्या है? यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम कर रहा है। आई होप आपको ये वाला पॉइंटर भी क्लियर हो गया है। इजी समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, देखिए बैलेंसिंग आप इसकी कर सकते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन 2, कॉपर 1, आप देख लेंगे बैलेंसिंग जहां पर करनी है, यू कैन डू इट, ठीक है। नेक्स्ट है यार हमारे पास बर्निंग में यार जब भी हम बर्निंग की बात करेंगे तो वो बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ना। जिस तरीके से, है ना, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करती हूँ एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी हम बर्निंग कराएंगे तो H2O का फॉर्मेशन होता है। आपके पास ये क्या बन चुका है? ऑक्साइड बन चुका है। क्या बन गया है बेटा जी? ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। सेम उसी तरीके से सोडियम जो दूसरा मेरे पास एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 का, उसकी भी अगर हम बर्निंग कराते हैं तो यहाँ पर आपको, है ना, ऑक्साइड ही मिल रहा होगा। यहाँ पर भी किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंटर भी क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्साइड बना है एंड ये ऑक्साइड जो है हमारे पास ये कैसा होता है? दिस इज योर, इसको आप सिंपल लिख सकते हो कि हमने ऑक्साइड से यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन कर लिया है। अब जिस तरीके से सोडियम यहाँ पर हमें क्या कर रहा है भाई? ऑक्साइड दे रहा है, वैसे ही लिथियम की अगर हम बर्निंग करवाएंगे तो ये भी हमें क्या देगा? लिथियम का ऑक्साइड देगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रहे हैं, इसको आगे कर दीजिए, यहाँ पर लगा देंगे, सोडियम 2 है, आगे 2 लगाया, ऑक्सीजन 2 है। अरे यहाँ पर
अगर हम देखें तो सोडियम यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 1 ही है, आगे लगाएंगे 4, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि सोडियम मेरे पास क्या हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको अगर बैलेंसिंग करनी है तो आप आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पर आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, ऑक्साइड हैं, ये भी मेटल ऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है। तो सिमिलर सी रिएक्शन ये शो कर रहे हैं, ठीक है जी, बर्निंग वाली। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे यार, कॉम्बिनेशन विद द नॉन मेटल। कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं यार किसी नॉन मेटल के साथ, तो जिस तरीके से सोडियम क्लोरीन के साथ, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ये यहाँ पर क्लोरीन मेरे पास क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। एंड ये जो सोडियम आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास क्या है, मेटल है। ये आपस में कॉम्बिनेशन करके बना रहे हैं कंपाउंड। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, है ना, नॉन मेटल का, हाइड्रोजन जो है अगेन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर सकता है। हाइड्रोजन का अगर मैं कॉम्बिनेशन Cl के साथ करवाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो कॉम्बिनेशन हम दिखा रहे हैं वो किसके साथ दिखा रहे हैं, नॉन मेटल के साथ दिखा रहे हैं। तो नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जल्दी से ये सारे के सारे पॉइंटर्स को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर हमें मूव करना है ऑन अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन एंड ग्रुप नंबर 1 दैट इज अल्कली मेटल के साथ तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन देख चुके हैं कि किस तरीके से सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मुझे सिमिलैरिटी आपको दिखानी है हेलोजन हेलोजन के बीच में एंड आपकी हाइड्रोजन के बीच में, राइट। ग्रुप नंबर 17 को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके पास क्या है बेटा जी, हेलोजन है। एंड ये आपके पास ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, राइट, तो इन सभी के वैलेंस शेल की अगर मैं बात करती हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ चुके हैं, 7 आ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैसे हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे है। तो भाई हाइड्रोजन की अगर मैं बात करती हूं तो हाइड्रोजन के पास तो K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां से अगर मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल पिक कर लूं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं लिखूं तो 2, 8 एंड 7 होती है। अब तुम कहोगे कि मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर सेम नहीं है, पर क्या सिमिलरिटी है, दे आर शॉर्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस की इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। यहां पर भी बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा एंड ये अटेन कर लेगा हीलियम वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एंड यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ हमें ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जिस तरीके से हेलोजन हमारे पास शॉर्ट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन भी शॉर्ट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या करने के लिए, फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए। चलिए, तो भाई अगर आपके पास वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी क्या होता है, टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या बताता है भाई वैलेंसी हमको, टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द किसके लिए भाई, टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए यहां पर देख रहे हैं, फॉर टोटल लॉस ऑफ गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट और आप कह लो स्टेबिलिटी ड्यूप्लेट, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो अगेन हाइड्रोजन के पास यार जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, है ना, गेन करना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी। और यहां पर अगर मैं फ्लोरीन की या क्लोरीन की या ब्रोमीन की बात करती हूं, दे ओनली नीड 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो यहां पर वैलेंसी क्या हो जाएगी, दे हैव सेम वैलेंसी, 1 वैलेंसी यहां पर है, सिमिलर वैलेंसी यहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यार फॉर्मेशन ऑफ आयन के ऊपर। जिस तरीके से फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ये F नेगेटिव बना लेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, उसी तरीके से हाइड्रोजन ऑल्सो नीड जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीशन ऑफ द डबलेट, है ना। और ये क्या बना देगा बेटा, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। जिस तरीके से ये यहाँ पर
एनायन बना रहे हैं, ये भी हमारे पास क्या बना रहा है बेटा जी, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एनायन का ये फॉर्मेशन कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर आयन फॉर्मेशन के अंदर भी आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो यहाँ पर आपको पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, राइट। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जिस तरीके से भाई फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके है ना फ्लोराइड बना रहा है, ठीक है, तो ये इसको हम, क्योंकि एनायन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, इसी वजह से हम फ्लोरीन को क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सेम उसी तरीके से बेटा जी मेरे पास हाइड्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद H नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये भी तो मेरे पास एक नेगेटिव एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये भी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, जस्ट लाइक अदर हेलोजेंस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो जैसे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वैसे ही हमारे पास अगर हम फ्लोरीन की या क्लोरीन की बात करते हैं तो ये भी बेटा जी गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इनका जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या है, सेम है, सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है बेटा जी, इनका सेम है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिसिटी। यस, एटॉमिसिटी क्या होती है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। तो हाइड्रोजन की बात कर लो, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, दे ऑल आर, ये क्या है, डाई एटॉमिक है। उसी तरीके से सिमिलरली हाइड्रोजन H2 इज ऑल्सो, ये भी क्या है आपके पास, डाई एटॉमिक ही है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की एटॉमिसिटी सेम है। जिस तरीके से ये डाई एटॉमिक है वैसे ये भी क्या है, डाई एटॉमिक है। आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं यार। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिफर कैसे हैं, किस तरीके से अलग हैं, है ना, हमारे ग्रुप नंबर 1 एंड हेलोजन से डिसिमिलरिटी कहाँ कहाँ पर है। तो आइए पॉइंट नंबर 1 को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक शेल है, के शेल है, क्योंकि इस बेचारे के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। जबकि मैं बाकी हेलोजन या फिर बाकी अल्कली मेटल्स की बात करती हूँ, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की बात करती हूँ, तो वहां पर आपके पास मोर देन 2 शेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मल्टीपल शेल्स है, जबकि हाइड्रोजन में एक ही शेल है। सेकेंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H2 इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ये बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की बात करती हूँ, जैसे कि सोडियम की बात करूँ, पोटेशियम की बात करूँ, ठीक है, या लिथियम की बात करूँ, तो ये सारे के सारे जो इनके ऑक्साइड्स होंगे, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं बेटा जी, बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। वहीं पे अगर मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की बात करती हूँ, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनके जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमारे पास हैं, तो इनका ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन की बात करती हूँ, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड मेरे पास होगा वो तो H2O ही है, एंड ये कैसा होता है, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, और ये एसिडिक है, ये बेसिक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलैरिटी नहीं आ रही है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आइए अब चलते हैं यार हमारे डिस्कवरी के ऊपर। हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो हेनरी कैवेंडिश को जाता है, एंड रॉबर्ट बॉयल के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं कि इन्होंने क्या किया था बेटा जी, फॉर्म करके दिखाया था हमारी हाइड्रोजन गैस को। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कैवेंडिश ने प्रिपेयर किया था गैस को फ्रॉम आयरन एंड डाइल्यूट एसिड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैवेंडिश साहब ने, जो हमारे पास कैवेंडिश सर थे, है ना, जो कैवेंडिश सर थे, उन्होंने प्रिपेयर्ड क्या प्रिपेयर्ड किया था बेटा जी, क्या बनाई थी उन्होंने, हाइड्रोजन गैस बनाई थी। किसका यूज करके, फ्रॉम, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, फ्रॉम
फ्रॉम, कहां से, आयरन का यूज करके विद योर डाइल्यूट एसिड, है ना, एक डाइल्यूट एसिड का यूज करके इन्होंने हाइड्रोजन को फॉर्म करने की कोशिश करी थी, ठीक है, हाइड्रोजन को फॉर्म करने की कोशिश करी थी एसिड एंड आयरन से, आयरन मेटल का नाम आपको ध्यान रखना है, आयरन की हेल्प से, राइट, एंड यहां पर एस्टेब्लिश इट्स एलिमेंट्री नेचर एंड शोड दैट द वाटर इज फॉर्म्ड विद दिस व्हेन दिस गैस बर्न्स इन द एयर, और बताया कि जब इस गैस को हम बर्न करते हैं एयर में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये वाटर फॉर्मिंग है, ठीक है, ये बताया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, he called it inflammable gas because of its combustible nature, क्लियर, ये वाला पॉइंटर भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, है ना, इसको भी नोट कर सकते हैं, इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म वाटर, वाटर का ये फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, एंड नेम्ड इट लेवोइजियर, सर लेवोइजियर ने 1783 में इस गैस का नाम क्या रखा, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रो दैट इज वाटर, जन मतलब जनरेटर, वाटर फॉर्मिंग या वाटर जनरेटिंग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है यार, इसके अकरेंस के बारे में बात करेंगे। फ्री स्टेट में ये कैसे मिलती है, ट्रेसेस के अंदर मिलती है। इन फ्री स्टेट हाइड्रोजन इज फाउंड इन ट्रेसेस इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर के अंदर भी मिलती है। वॉल्केनिक गैसेस कंटेन 0.025% ऑफ इट एंड अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.98% आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर भी कुछ अमाउंट, काफी कम अमाउंट प्रेजेंट होती है, 0.01%। बाकी सन के ऊपर, स्टार के ऊपर, है ना, उनके सरफेस पे आपको देखने को मिलती है हमारे पास हाइड्रोजन। चलिए इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर है। नाउ कंबाइंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो भाई आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं, तो वहां पर कार्बन के साथ जुड़ करके वो उस फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में आपको देखने को मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एंड आपने देखा भी है, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद द कार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, जितने भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज भी कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी का भी पार्ट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो वो सारे के सारे बेटा जी कंबाइंड फॉर्म हम कह सकते हैं हमारे हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड्स, एसिड्स के अंदर होता है HCl, HF, HBr, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एसिड्स है। तो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, ठीक है, अल्कलीज का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है, प्रोटीन का भी पार्ट है। तो जितने भी ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता दी कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंबाइंड फॉर्म में आपको यहाँ पर हाइड्रोजन देखने को मिलती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोकार्बन तो है ही है, राइट। कंबाइंड फॉर्म में वाटर के फॉर्म में भी तो मिलती है ना, तो वो कितना है, 11.1% बाय वेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर भी तो कंबाइंड फॉर्म ही हो गया ना यार, H2O, राइट। चलिए नेक्स्ट यार, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी सीरीज की। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज आप कुछ भी कह सकते हो, जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन अगर मेरा रेफरेंस है, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, और वहीं पे हाइड्रोजन के नीचे जो प्लेस्ड हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा कम होती है, राइट। अब ये जो भी हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड हैं, वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस्ड हैं, वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे इन द फ्रॉम एसिड और वाटर, राइट। तो ये वाला पॉइंटर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एबिलिटी ऑफ मेटल टू रिड्यूस वाटर टू हाइड्रोजन डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द सीरीज। आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो एक्टिविटी सीरीज को, ठीक है। अब आपको पता है मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन अगर मेरे पास मेरा क्या है, रेफरेंस है, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, जितने भी आपको मेटल्स देखने को मिलेंगे, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और वहीं पे हाइड्रोजन के नीचे जितने भी प्लेस्ड होते हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जाएंगे, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, तो आपके पास रिएक्टिविटी क्या कर रही होती है, डिक्रीज। ये हाईली रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो हम कह सकते हैं कि डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ
मेटल डिक्रीजेस। मेटल की रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। केमिकल रिएक्शंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, जिसको आप प्रिपरेशन के फॉर्म में भी ले सकते हो। मतलब प्रिपरेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं हाइड्रोजन की, कि कहाँ कहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर सकते हैं। एंड इसको भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो सकती है फ्रॉम एसिड एज वेल एज फ्रॉम योर, अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाती हूँ, राइट। तो अगला टॉपिक जो हमारे पास है, हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड मेटल। तो जब भी हम किसी एक्टिव मेटल को रिएक्शन करवाते हैं विद द वाटर, यहाँ पे मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी जिसकी हेल्प से हम फटाफट से सारी सारी रिएक्शंस को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं जब भी हमारी किसी एक्टिव मेटल का रिएक्शन करवाती हूं वाटर के साथ, पानी के साथ, राइट, तो मेरे पास यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है मैम। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और साथ में यहां पर दो केसेस बनते हैं। या तो देखो, हाइड्रोजन गैस तो निकलनी पक्की है, जो मैं तुम्हें कहा कि हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म होगी दोनों केसेस के अंदर होगी, ठीक है। पर साथ में क्या बन रहा होगा, और या तो आपको यहां पर मेटल का, इस मेटल का क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड, इस सेम मेटल का क्या मिलने वाला है, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस। या फिर आपको यहां पर मेटल का क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो रही होगी। अब क्वेश्चन इज दिस, मैम ये नहीं समझ में आता कि मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनाना है और मेटल का ऑक्साइड कब बनाना है, ये नहीं हमको समझ में आता। देखो, जब आपके पास काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी, ठीक है, जब आपके पास काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, उस केस में मेटल के ऑक्साइड्स ही फॉर्म हो रहे होते हैं। जब थोड़ी सी कम रिएक्टिव मेटल आपके पास आ जाती है, उस केस में मेटल के ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमने यहां पर वाटर एज कोल्ड वाटर, या तो हमने कोल्ड वाटर लिया है या तो हमने हॉट वाटर लिया है, तो उस केस में यहां पर मेटल का हाइड्रोक्साइड आपको फॉर्म करना है। अगर हमने यहां पर स्टीम की फॉर्म में पानी लिया है, स्टेम नहीं, स्टीम की फॉर्म में अगर मैंने यहां पर क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है, तब यहां पर आपको हमेशा क्या बनाना है, मेटल का हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके पास आपकी मेटल जो होगी वो बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो इस केस में कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन हो जाएगा, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन हो जाएगा, ठंडे पानी के साथ एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। जैसे जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, है ना, जैसे कि अगर मेरे पास आयरन है ना, या जिंक है, तो इनकी रिएक्टिविटी कम है, तो नाउ वी नीड सम एनर्जी, हमको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। उस केस में हम यहाँ पर स्टीम के साथ इनकी रिएक्शन करवाएंगे। मैग्नीशियम मेटल की अगर मैं बात करती हूं, तो भाई मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन शो करता है, और साथ में जो मैग्नीशियम है वो स्टीम के साथ भी रिएक्शन शो करता है। मैंने क्या बोला, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमेशा आपके पास किस चीज का फॉर्मेशन होगा बेटा जी, मेटल का ऑक्साइड यहां पर फॉर्म होगा। वहीं पे हॉट वाटर की अगर मैं यहां पर बात करती हूं, ठीक है, तो हॉट वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होगा, तो यहां पर वाटर के फॉर्म में अगर रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, तो यहां पर आप मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन गैस तो बननी ही बननी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ये पूरा की पूरा जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, इसको आप बीएम विजन में नोट करके रख सकते हैं, जिससे हमारे पास रिएक्शंस को समझना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यार बीएम विजन, क्लियर है। चलो अब हम आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड मेटल। कोल्ड वाटर और मेटल, सबसे पहले मेटल हमने यहाँ पर पोटेशियम ले ली है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है हमारे पास पोटेशियम। तो पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी H2O, ये यहाँ पर कोल्ड वाटर होगा, है ना, कोल्ड वाटर होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव ये मेटल है, एंड इस केस में ठंडे पानी से रूम टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्शन हो जाती है।
ठंडे पानी से रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलता है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, है ना, KOH आपको मिलेगा, और साथ में बच्चा हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज हो रही होगी। ये केमिकल रिएक्शन आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, राइट। अब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रस होती है, इतनी ज्यादा विग्रस होती है, विग्रसली यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपके पास रिलीज होती है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या कर लेती है, फायर को भी कैच कर सकती है, राइट। तो इट कैचेस फायर एंड बर्न विद द लाइलैक कलर्ड फ्लेम, लाइलैक कलर्ड फ्लेम से ये जो है प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं यार आपके हाइड्रोजन की ही अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ठीक है, सो लाइलैक कलर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, प्योर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो प्योर हाइड्रोजन गैस जब बर्न करती है तो वो ब्लू फ्लेम के साथ, पेल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करती है, पर यहाँ पर क्योंकि वेपर्स ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट है जिसकी वजह से लाइलैक कलर आता है। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है जो मैंने आपको कलर चेंज के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं अगले पॉइंटर के ऊपर। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर सीन, आपको गैस के, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे सॉल्यूशन के अंदर। साथ में ये जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सोपी एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा। सोपी क्यों बन रहा है, क्योंकि बेटा जी KOH इज वाटर सोल्यूबल बेस। KOH क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस है। अब ये वाटर सोल्यूबल बेस है और आपने बचपन में प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में पढ़ा होगा, सोपी टू टच होती है, टच में कैसी होती है, सोपी, सोप लाइक इसका टेक्सचर होता है। तो क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल बेस है एंड वाटर सोल्यूबल बेसिस को ही हम क्या बोलते हैं, हम अल्कली कहते हैं। क्लियर है, चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर क्या है, सोडियम का रिएक्शन। अगेन बेटा जी ये रिएक्शन भी काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, सोडियम इज आल्सो वेरी वेरी रिएक्टिव, पर अगर मैं पोटेशियम से कंपेयर करती हूँ तो कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव होती है। रिएक्शन यहाँ पर ये क्या शो करेगा, देखिए देखते हैं। हमने यहाँ पर सोडियम को रिएक्शन करवाया हमारे वाटर के साथ, तो यहाँ पर भी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन हो जाएगा, प्लस में ये रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर भी सोडियम का हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो मेटल के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं, और साथ में अगेन यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी। ये फिर से आपका वाटर सोल्यूबल बेस दैट इज द अल्कली का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। और इसकी फ्लेम की अगर मैं बात करती हूँ, जब आप इसको बर्न करेंगे तो गोल्डन येलो कलर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है सोडियम प्रेजेंट है। तो ये कलर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, गोल्डन येलो फ्लेम आपको देखने को मिलेगा। काफी एक्सोथर्मिक और विग्रस रिएक्शन है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो आग को पकड़ लेती है, कैचेस फायर, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं यार, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे जो कि आपको विजिबल होंगे, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज कलरलेस। जो सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, किसका सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, NaOH का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, तो वो कैसा है बेटा जी, कलरलेस है, सोपी है, स्लाइटली वार्म एंड अल्कलाइन भी है, वाटर सोल्यूबल है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यार, कैल्शियम की अगर मैं बात करती हूँ तो कैल्शियम इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव, पर इतनी ज्यादा विग्रस नहीं होती, सोडियम के कंपेरिजन में कम विग्रस होगी, और पोटेशियम के कंपेरिजन में तो और भी ज्यादा कम विग्रस रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो कम विग्रस है, कम विग्रसली अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फायर को कैच नहीं करती है, फायर कैच नहीं करती। यहाँ पर एक अलग फिनोमिनन होता है, यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो वो मेटल के सरफेस के ऊपर जाकर के स्टिक कर जाती है, जिसकी वजह से मेटल, कैल्शियम मेटल जो है वो क्या करने लगती है, फ्लोट करने लगती है, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है, जो गैस बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स रिलीज हो रहे हैं ये स्टिक कर जाते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, लेस विग्रस है, पर इतनी भी नहीं है ना। तो यहाँ पर वाटर की बात करूँ तो फिर से हम कोल्ड वाटर ही यहाँ पर यूज करेंगे, एंड यहाँ पर आपके पास कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये वाली हाइड्रोजन गैस फायर कैच ना करते हुए स्टिक कर जाएगी, है ना, और क्या कराएगी बेटा जी, सरफेस के ऊपर उसको फ्लोट कराएगी, राइट। मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में अगेन दो केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ये स्लोली रिएक्शन शो करती है विद द बॉइलिंग वाटर के साथ, ठीक है जी, स्लोली रिएक्शन शो करती है। नेक्स्ट है फॉर्म्स अ बेस, बेस का फॉर्मेशन करती है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब आपके पास मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा,
और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। वहीं पे अगर हम बेटा जी स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और साथ में अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। ठीक है, एंड यहाँ पर इंटेंस व्हाइट लाइट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड व्हाइट ऐश जो ये फॉर्म हो रही है, ये व्हाइट ऐश मैग्नीशियम का ऑक्साइड के बारे में ही बात कर रखी है। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, इस वजह से इसको व्हाइट ऐश भी कॉमनली कह दिया जाता है। ठीक है, इसके रिएक्शंस अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं यहीं पर ही। देखिए वेरी वेरी सिंपल, हमने यहाँ पर मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। सबसे पहले स्टीम अगर हमने लिया तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है एंड ये वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको हमने वाइट ऐश बोला है। वहीं पे केस 2 में मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है विद द हॉट वाटर, हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन अगर आप करवाएंगे तो ये यहाँ पर क्या बनाता है? आपके पास मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी आपकी रिलीज हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गई है, दोनों के दोनों रिएक्शंस को आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यार एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या किस चीज़ का फॉर्म करता है? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो जैसे ही एल्यूमिनियम मेटल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता है तो वो एक इनएक्टिव लेयर बना देता है, जो कि फर्दर स्टीम को मेटल के सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है, जिससे वो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और फर्दर रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, बट एट हायर टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसको देखें तो कोटिंग ब्रेक हो जाती है और फिर से एल्यूमिनियम फर्दर रिएक्ट करता है स्टीम के साथ और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम को अगर आप रिएक्शन करवाओगे वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम की फॉर्म में रिएक्शन अगर आप करवाएंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 का फॉर्मेशन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी आपकी इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? ये दोनों पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो इनएक्टिव लेयर है ये किस तरीके से ब्रेक होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ जिंक और ज्यादा कम रिएक्टिव है तो यहाँ पर तो भाई 100% स्टीम से ही रिएक्शन होगी। तो जिंक का अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम की फॉर्म में रिएक्शन अगर मैं करवाऊं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा बेटा जी? जिंक का ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं, अगले पॉइंटर के ऊपर। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एंड जिंक इज कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। इस पॉइंटर को आप नोट डाउन करके रखेंगे। जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन इट इज हॉट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जब वो गर्म होगा, जब जिंक ऑक्साइड हॉट होगा तो उसका कलर येलो दिखेगा और जब वो कोल्ड होगा, ठंडा होगा, उस टाइम पर उसका कलर कैसा दिखेगा? आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ये वाला पॉइंटर भी इंपॉर्टेंट है, जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आयरन है। आयरन इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, जिंक से भी लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर हमें प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करना पड़ेगा, हमें काफी लंबे समय तक हीट देनी पड़ती है, जिसके बाद हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने यार आयरन को रिएक्शन करवाया वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो यहाँ पर मुझे Fe3O4 जिसको हमने क्या बोला है? ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में बेटा जी आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज काफी हद तक इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग आप इसकी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 आपको आयरन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक ही आयरन है। आप इसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है, पर ऑक्सीजन कि यहाँ पर अगर हम बैलेंसिंग चेक करें तो ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो उस तरीके से आप ऑक्सीजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन को फिर बाद में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी में ही हमने कुछ और पॉइंटर्स जानने हैं। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम बट इट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। क्योंकि रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो जितनी ज्यादा रिएक्टिव आपके पास मेटल होगी उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन वो शो कर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई रिएक्शन स्टॉप्स। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाई रिएक्शन
stops after some time, कुछ टाइम के बाद स्टॉप क्यों हो जाती है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इन केस ऑफ कौन कौन सी मेटल बेटा जी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। वाई, तो क्योंकि यहां पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव मेटल ऑक्साइड, इनएक्टिव लेयर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ inactive due to the formation of inactive layer of metal oxide, ठीक है। इनएक्टिव लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड का जो इनएक्टिव लेयर है, ठीक है, वो फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर स्टीम जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता सरफेस के पास, इस वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन जो है डिस्प्लेस हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखो, अगली कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर होने वाली हैं। हमने वाटर के साथ देख लिया कि किस तरीके से एक्टिव मेटल रिएक्शन करती हैं। अभी एसिड की बारी है। एसिड में भी तो हाइड्रोजन होता है, तो क्या आपकी मेटल जो है एसिड में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर पाएगी? यस, बिल्कुल कर पाएगी। तो उसी चीज को हमें यहाँ पर देखना। देखिए, हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। चाहे आपका एसिड जो है वो HCl हो या H2SO4 हो, डाइल्यूटेड कंडीशन में अगर हमने लिया है तो उस केस में अगर एक्टिव मेटल हमने ली है तो वहां पर रिएक्शन होगी, हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसकी जर्नल रिएक्शन अगर हम लिखने जाएं तो हम ले सकते हैं यार, कोई भी हमने क्या ले ली यहाँ पर, एक्टिव मेटल ले ली है। ये एक्टिव मेटल जब रिएक्शन करती है किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मेटल का सॉल्ट से, जो मेटल हमने यहाँ पर लिया उसी मेटल का सॉल्ट हमको मिल रहा होगा, तो हमें मिलता है मेटल सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ से निकल रही होती है। ये हो जाएगी हमारी जर्नल रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड इस जर्नल रिएक्शन को फॉलो करने वाली कुछ रिएक्शंस के एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैग्नीशियम का रिएक्शन। अगर मैं HCl के साथ करवाऊंगी एंड देन H2SO4 के साथ करवाऊंगी तो क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही इजी सिंपल रिएक्शंस है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एसिड HCl लिया है, तो सॉल्ट जो बनेगा वो क्लोराइड बनने वाला है, MgCl2 बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। बेटा जी, आप इसकी बैलेंसिंग खुद से करेंगे। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल सी ये रिएक्शंस है। अगली हमारे पास है यार मैग्नीशियम MgSO4 का यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, साथ में अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं यार एल्यूमिनियम का रिएक्शन। तो अगेन एल्यूमिनियम का क्लोराइड AlCl3 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर आपको इसकी बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो क्लोरीन अपने पास 3 है और हाइड्रोजन 2 हैं, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा जी, एल्यूमिनियम का सल्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। बैलेंसिंग आप इसकी खुद से करेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 भी हटा दो, कोई हिंट नहीं देना है मुझे, आपको खुद से बैलेंसिंग करनी है इसकी प्रॉपर, ठीक है, एंड फिर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिंक के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे हमारे एसिड की, तो किस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होने वाले हैं। जिंक का क्लोराइड बनेगा भाई, वेरी गुड, जिंक ZnCl2, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगेन जिंक का सल्फेट ZnSO4 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एंड हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी, वेरी सिंपल। इस तरीके से आप इसके प्रोडक्ट लिख सकते हो। ये हमारे पास हमारा क्या बन चुका है, सॉल्ट बन चुका है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से वाले एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है। ये दूसरी वाली हमारे पास क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस। तो यस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यार आयरन का। अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन हमारे पास आयरन का क्लोराइड बनेगा एंड फिर से हमारे पास जो है यहाँ पर क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये होमवर्क के अंदर ले लीजिए, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। अब हम आगे चलेंगे।
सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है जिसको आप है ना नोट पॉइंट में मेंशन कर सकते हो। मेटल्स, कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसी है जैसे कि लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, और जिंक हो गया, दे हैव यूनिक नेचर। ठीक है, यूनिक नेचर क्या है इनका कि इनके जो ये जो होते हैं ना, ये काफ़ी यूनिक नेचर इनका है। ये किसके साथ रिएक्शन कर सकती हैं? ये एसिड के साथ, एंड कैन इवन रिएक्ट विद द हॉट कंसंट्रेटेड अल्कली। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी यार जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक कौन होते हैं? एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सकते हैं, जो कि क्या होते हैं? दोगुले होते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये भी अपना थोड़ा सा एम्फी नेचर शो करते हैं, यानी कि ये भी दोगुलापंथी शो करते हैं। तो ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, जैसे कि जिंक का ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो हमारे पास जो ZnO है एंड Al2O3 हम कहेंगे, ये दोनों के दोनों क्या हैं हमारे पास? हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। ठीक है जी, इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ हम आगे मूव करेंगे। अल्कली के साथ रिएक्शन करने वाले हैं इस बार यार। तो अगर मैं एक्टिव मेटल को किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करवाती हूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है? सबसे पहले जर्नल रिएक्शन हम यहां पर मेंशन कर लेंगे। देखिए मेरे पास क्या है, कोई भी मेटल, उस मेटल को रिएक्शन मैं करवा रही हूं मेरे किसी अल्कली के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट में मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? मेटल का सॉल्ट मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा, और साथ में यस हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर इवॉल्व होने ही वाली है। सॉल्ट का जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जिंक हमने यहाँ पर लिया है एंड NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा जी फॉर्मेशन होता है सोडियम जिंकेट का, है ना। जो सॉल्ट यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और साथ में बेटा आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? Na2ZnO2 को, Na2ZnO2 को क्या बोलते हैं? इसका नाम है सोडियम जिंकेट, राइट, सोडियम जिंकेट। अब ये जिंकेट कौन सा आयन होता है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप सभी बच्चे इसको नोट्स में मेंशन कर लेंगे। जिंकेट जो होता है आपको पता होना चाहिए ZnO2 नेगेटिव होता है। जिंकेट जो होता है ZnO2 नेगेटिव होता है, ये होता है हमारा जिंकेट। आई होप आपको क्लियर होगी ये वाली बात। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर NaOH था, यहाँ पर क्या है हमारे पास? पोटेशियम है। यहाँ पर सोडियम था तो सोडियम जिंकेट बना था, यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम जिंकेट बनेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर फॉर्मूला K2ZnO2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसका केमिकल फॉर्मूला मैं आपको फिर से बनाकर एक बार दिखा देती हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है? सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, जिंकेट ZnO2 नेगेटिव होता है। क्रॉस वैलेंसी हम यहाँ पर जब करेंगे तो Na के नीचे हमें क्या लगाना है? 2 लगाना है, एंड ZnO2 के नीचे तो 1 आएगा जिसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है? सोडियम जिंकेट बन चुका है। तो भाई ये जिंकेट वाला जो है ना, ये नोट डाउन जरूर कर लेना। इसके बाद हम अगली रिएक्शन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, अल्कली वाला ही हमारे पास चल रहा है, पर यहाँ पर इस बार हमने मेटल जो है वो कौन सी ले ली है? लेड ले ली। ठीक है, एंड इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो हमने NaOH लिया है वो कैसा लिया है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास Na2PbO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मैम ये क्या है PbO2, ये कौन सा एनायन है? तो भाई सभी बच्चे नोट डाउन इसको कर लेंगे। PbO2 2 नेगेटिव, एक हमारे पास होता है PbO3 2 नेगेटिव। ये जो 2 ऑक्सीजन वाला है इसको हम बोलते हैं प्लम्बाइट, और ये हमारे पास होता है प्लम्बेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोडियम प्लम्बाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जिसमें फॉर्मूला अगेन मैं अगर आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊं तो आपको पता है सोडियम की तो वैलेंसी +1 होती है, और ये हमारे पास क्या होता है? PbO2 2 नेगेटिव होगा, जिसको क्रॉस वैलेंसी अगर हम करेंगे तो Na के नीचे 2 एंड PbO2 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे पास उसका केमिकल फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पर मैंने NaOH की जगह पे KOH ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पर K2PbO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। यानी कि जो हमारी एक्टिव मेटल्स हैं वो वाटर के साथ भी, एसिड के साथ भी एंड हमारे बेस के साथ भी, तीनों के साथ ही हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती हैं। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी,
चलिए अब हम यहाँ पर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, मतलब लैब में किस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या रिएक्टेंट हमको चाहिए। हमें ग्रेन्यूलेटेड जिंक चाहिए, जिंक की रिक्वायरमेंट है और जिंक हमें ग्रेन्यूलेटेड फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे डाइल्यूट HCl गैस, HCl गैस बोल रहे सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको लेना है, गैसेस फॉर्म में नहीं, एसिडिक फॉर्म में ही लेना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही लेना है। एंड ये कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट एसिडिक फॉर्म में ये होना चाहिए। इसको हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे। हम HCl के अलावा क्या कोई और एसिड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप यहाँ पर जिंक के साथ, है ना, HCl के अलावा H2SO4 भी ले सकते हो डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होगी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हम कर चुके हैं, है ना। अब इसके प्रोडक्ट हम लिखेंगे और आप खुद से भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ। बट एक बार फिर भी प्रोसीजर को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने करना है। देखिए ये डायग्राम हमें हेल्प करेगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, ये जो हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये जो फ्लास्क है इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए हैं। ऊपर से हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को हम यहाँ पर पोर करा रहे हैं, एंड जिसकी वजह से सबसे पहले यहाँ पर क्या होने वाली है, रिएक्शन होगी, राइट। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन होगी तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, आपको पता है यार, एक तो हमारे पास जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनेगा, और साथ में अगर मैंने HCl लिया है तो ZnCl2 का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मेरे पास यहाँ पर रिलीज होगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आगे पास ऑन कर रहे हैं। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मेरी इवॉल्व हो जाएगी। फिर से मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है उसको मैं डिलीवरी ट्यूब के थ्रू क्या करवा रही हूँ, आगे पास ऑन कर रही हूँ। देखिए फिर भी एक बार हम थ्योरी को यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लेस सम पीसेस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक इन द फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, फ्लास्क ले लिया है, जिस फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाल दिया है, ग्रेन्यूलेटेड जिंक डाल दिया है, ठीक है। एंड उसको हमने क्लोज कर दिया है कंटेनर को, बट वो जो कोर्क हमने उसके ऊपर लगाई है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ओपनिंग्स होनी चाहिए, जिससे हम हमारी फनल को इंसर्ट कर पाए, और दूसरा वाला जो होल हमारे पास होगा वो डिलीवरी ट्यूब के लिए हमारे पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो वन होल पासेस थ्रू द थिसल फनल, जो चीज मैंने आपको बताई, जिसका लॉन्ग स्टेम क्या कर रहेगा, फनल के साथ कनेक्टेड है, जिसके थ्रू हम एसिड डालने वाले हैं, और दूसरे वाला डिलीवरी ट्यूब के लिए हमारे पास होगा, जहां से गैस को हम पास ऑन करेंगे। ये दो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ पर वाटर इस बीकर के अंदर हमने ले रखा है, इस कंटेनर के अंदर, एंड ओवर द वाटर हमने यहाँ पे क्या करा है, कलेक्शन ऑफ गैस किया है। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या चीज हमने ऑब्जर्व करी, रिएक्शन विल ग्रेजुअली स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ एफरवेंसेस। हमें गैस के बबल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हमें एफरवेंसेस देखने को मिलेंगे, एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पर होने वाला है। व्हेन ऑल द एयर फ्रॉम द अपरेटस हैज बीन एक्सपेल्ड, कलेक्ट द गैस ओवर द वाटर। पानी के ऊपर हम गैस को क्या करने वाले हैं बेटा जी, कलेक्शन ऑफ गैस होने वाला है। तो आपको कलेक्शन ऑफ गैस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि गैस को हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। गैस इज कलेक्टेड ओवर द वाटर, ठीक है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार MCQ के अंदर पूछ लिया जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ गैस के बारे में कुछ और पॉइंटर्स हमें जो ध्यान रखने हैं वो क्या है, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है कि हम हाइड्रोजन गैस को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्यों करते हैं, ये चीज के लिए हमें दो पॉइंटर्स और यहां पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो हमारे पास होती है, इट इज वर्चुअली इनसोल्यूबल इन द वाटर, ठीक है। पानी में इतनी ज्यादा सोल्यूबल ये नहीं होती है, ठीक है। पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सोल्यूबल ये नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद द एयर, एयर के साथ ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाती है, देयरफॉर कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर। एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम नहीं बनाते। अब बात यह है कि मैम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ही क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन हल्की है, हाइड्रोजन गैस हल्की है, ठीक है। कोई भी चीज यहाँ पर हम जिसकी हेल्प से भी इसको कलेक्ट कर रहे हैं वो चीज उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ही होगा, और हमारी गैस का आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो कम डेंसर है, वो काफी ज्यादा लाइट होती है हमारे पास। इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो कलेक्शन हो रहा है वो वाटर के ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं है ना। दूसरी चीज एयर के साथ एक्सप्लोसिव भी वो हो सकती है, आपको पता है एयर की प्रेजेंस में फायर कैच भी कर लेती है ना। हाइड्रोजन गैसेस के बारे में हम रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से भी हम यहाँ पर एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम वाटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सेफली हम हमारी हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर पाए। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन गैस इज लाइटर, तो वो ऊपर आ जाएगी इस वजह से,
ठीक है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन मैंने आपको बता दी, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड की इंप्योरिटी हो सकती है, हमारे पास SO2 की इंप्योरिटी हो सकती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो सकते हैं, फोस्फीन, आर्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर हमारे पास हो सकते हैं। अब इनको कैसे रिमूव करना है इन इंप्योरिटीज को, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है जिनकी हेल्प हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, आपको यही वाला पॉइंटर यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को यूज करना है, हमें AgNO3 सॉल्यूशन को यूज करना है फॉर द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ आर्सिन एंड फोस्फीन। आर्सिन और फोस्फीन की जो इंप्योरिटीज है, ठीक है, आर्सिन एंड फोस्फीन की जो इंप्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए हमें AgNO3 को यूज करना है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि आपको ये पता हो कि जब आपको आर्सिन एंड फॉस्फीन की इंप्योरिटीज को रिमूव करना है तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन हम कब यूज करेंगे, जब हमें H2S की इंप्योरिटीज है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो इंप्योरिटीज है उसको अगर मुझे रिमूव करना है तो आपको PbNO32 है ना, इसको आपको यूज करना है फॉर द रिमूवल। आई होप आपको क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यार, हम यहाँ पर KOH को भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे SO2 की इंप्योरिटी हटानी है, CO2 या फिर NO2 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की इंप्योरिटी को हटाना है, तो उस केस में मैं KOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटाश कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटाश कहते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। रिएक्शन आपके सामने है। अब बात आती है यार, अगर मुझे किसको रिमूव करना है भाई, मेरे को वेपर्स को रिमूव करना है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ड्राइंग एजेंट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इंप्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन बाय पासिंग थ्रू द ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यूज टू ड्राई द गैस, गैस को ड्राई करने के लिए। ठीक है, कॉमन ड्राइंग एजेंट लाइक फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, कॉस्टिक पोटाश स्टिक एंड द फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को हम यहाँ पर यूज करेंगे टू रिमूव द वाटर वेपर, वाटर वेपर को रिमूव करने के लिए। तो ये जो आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंटर्स हमने बताए हैं, जिसमें हमने क्या लिया है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड लिया है, कॉस्टिक पोटाश दैट इज KOH लिया है, KOH लिया है, कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया है, इसके अलावा हमने P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड लिया है। ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सो यहाँ पर देखिए, इस वाले पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने गैस को प्योरीफाई कर दिया, ड्राई कर दिया एंड कलेक्टेड ओवर द मरकरी। मरकरी के ऊपर भी इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो है कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, इस वजह से हम यहाँ पर मरकरी के ऊपर भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंटर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमारे पास यार नेक्स्ट शुरू होने जा रहे हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को अगर मुझे टेस्ट करना है तो पॉपअप साउंड के बारे में तो आप सभी ने पढ़ ही रखा है, तो पॉपअप साउंड तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंटर्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले, हाइड्रोजन जो होती है कंबस्टिबल होती है, बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। पर ये कंबशन की सपोर्टर नहीं होती है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सपोर्टर नहीं होती है कंबशन का। पॉइंट नंबर 1 में ये वाला पॉइंट निकल करके आता है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, इट बर्न साइलेंटली इन द एयर, एयर के प्रेजेंस में, यानी कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में ये बर्न करती है, वाटर का फॉर्मेशन करती है ना। एंड बर्न विद द ब्लू फ्लेम, पेल ब्लू फ्लेम, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, तो इसको भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, वाटर का फॉर्मेशन करती है हाइड्रोजन, तभी इसका नाम रखा गया है। ये रिएक्शन बहुत आसान है, आपको पता है। ठीक है, एंड आपको पता है बर्निंग जब भी होती है, बर्निंग मैस्टिक को हम यहाँ पर लेकर आएंगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो पॉपअप साउंड आती है। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये सबको पता भी होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है हमारी हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के मैन्युफैक्चर को किस तरीके से उसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो वी हैव 2 प्रोसेसेस उसको मैन्युफैक्चर करने का। पहला हमारे पास बोश प्रोसेस होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेथड हमारे पास है, दिस इज योर बोश प्रोसेस। क्या है ये, बोश प्रोसेस है। ठीक है जी, तो स्टीम इज पास्ड ओवर द हॉट कोल,
यहाँ पर हमने क्या लिया है, हॉट कॉक ले लिया है, जिसके ऊपर स्टीम को हम पास कर रहे हैं एट 1000 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिलता है, वाटर गैस। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम वाटर, आपको बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि बताइए वाटर गैस क्या होती है। वाटर गैस क्या है, CO एंड H2 के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। एंड ये पर्टिकुलर रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाला पॉइंटर भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है बेटा। रिएक्शन जब हो रही है तो हम हीट दे रहे हैं, हम यहाँ पर हीटिंग कर रहे हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रिएक्शन को हम करवा रहे हैं, स्टीम के फॉर्म में वाटर को डाल रहे हैं, तब हमें जाकर यहाँ पर वाटर गैस मिल रही है। ये स्टेप नंबर 1 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वाटर गैस को स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कैटलिस्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस केस में कैटलिस्ट जो हमारे पास यहाँ पर होगा, आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। Fe2O3 हमने यहाँ पर ले लिया, ये हमारा कैटलिस्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हमने लगभग 450 डिग्री सेल्सियस 450 डिग्री सेल्सियस लेना। हमारे पास प्रोडक्ट में यहाँ पर CO2 गैस, हाइड्रोजन एंड हीट यहाँ पर रिलीज होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉश प्रोसेस के अंदर स्टेप नंबर 1 जो हमने देखा था वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, जिसमें मैं स्टीम पास कर रही हूँ और 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड स्टेप हमारे पास है, जिसमें मैं वाटर गैस यानी कि CO प्लस H2 के कॉम्बिनेशन के अंदर फिर से स्टीम को पास कर रही हूँ। टेम्परेचर यहाँ पर भी हमने कर रखा है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस, कैटलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पर यहाँ पर हीट ज्यादा इवॉल्व बाहर हो रही है। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेप 2 रिएक्शन इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, क्लियर है। इसके अलावा Cr2O3 को भी हम यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्रोमिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एक बार आइए थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं। वाटर गैस इज मिक्स्ड विद द एक्सेस ऑफ स्टीम एंड पास्ड ओवर द हीटेड फेरिक ऑक्साइड। हीटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक्ट एज कैटलिस्ट। एंड क्रोमिक ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड क्रोमिक ऑक्साइड यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, हमारे पास प्रमोटर की तरह। प्रमोटर क्या होते हैं हमारे पास बेटा जी, आप कह लीजिए कि कैटलिस्ट की जो हेल्प करते हैं जो स्पीसीज। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। अब कई बार कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हमारे पास प्रेजेंट होती हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को, कैटलिस्ट के काम को डिक्रीज कर देती है, उसको हम बोलते हैं पॉइजन। तो अगर वो पॉइजन है तो प्रमोटर कौन होंगे, जो कि कैटलिस्ट के काम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। कुछ ऐसी केमिकल स्पीसीज, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि और ज्यादा हेल्प करते हैं कैटलिस्ट की, ताकि स्पीड और ज्यादा फास्ट हो पाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर कहते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट के ऊपर हम चलेंगे यार। यहां से हमने क्या देखा, हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 और हीट हमें मिल रहा है, पर CO2 तो हमें यहाँ से नहीं चाहिए, तो CO2 को हमें बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड। हाइड्रोजन को हमें सेपरेट करना है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन। क्लियर है भाई, मेरे पास तो जब मैंने रिएक्शन करवाई मेरे पास हाइड्रोजन गैस एंड CO2 दोनों थी, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ चाहिए हाइड्रोजन, तो मुझे वहां से रिमूवल करना पड़ेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो अबव मिक्सचर पीछे स्टेप 2 वाली रिएक्शन से जो मुझे मिला है, यानी कि जो CO2 एंड H2 का कॉम्बिनेशन मुझे मिला है, इज फोर्स्ड थ्रू द कोल्ड वाटर अंडर प्रेशर, ठीक है, विच डिसॉल्व्स मोर सोल्यूबल कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने अंडर प्रेशर कोल्ड वाटर के अंदर डाला तो उसका क्या हो जाएगा बेटा जी, लिक्विफेक्शन हो जाएगा, एंड वो क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी हमारे वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर, है ना। अब आपको पता है सॉल्युबिलिटी को अगर आपको बढ़ाना है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि लिक्विफिकेशन करना है, तो उस केस में आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर को लो करना पड़ता है। तो वही हम कर रहे हैं, जिससे हमने हमारी जो CO2 गैस थी उसको रिमूव कर दिया है, विच डिसॉल्व्स मोर सोल्यूबल कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीविंग बिहाइंड हाइड्रोजन गैस हमें वापस से मिल जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 1 एक प्रोसेस तो हमारे पास ये हो गई, ठीक है। दूसरी प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लेंगे बेटा जी हमारा कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक पोटाश जो हमारे पास होता है, जो अल्कली होता है ना, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, दे एब्जॉर्ब CO2, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको हम इजिली रिमूव फिर बाद में कर सकते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन हमें अलग से यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सेकंड प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये वाली चीज, इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। आपको पता है कार्बन का जो ऑक्साइड है, कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे आपके पास सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, तो ये रिएक्शन हम करवा के रिमूव कर सकते हैं CO2 को।
आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड स्टीम इन द स्टेप नंबर 2 इज पास्ड थ्रू द अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। आपको अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में से पास कराना है इन ऑर्डर टू डिसॉल्व एनी अनकम्बाइंड, जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेंगे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में से इसको हम पास करेंगे। ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से आपको पास करवाना है एंड हाइड्रोजन हमें वहां पर मिल जाएगी फिर बाद में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है यार इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन के अंदर ही दूसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पानी का हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। आप सभी को पता है मेरे पास यहाँ पर क्या है यार H2O, इसमें से है ना वाटर में से अगर मैं क्या पास कराती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास कराती हूँ तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी एंड साथ में आपको ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो इसको भी हमने आगे 2 लगा दिया, यहाँ पर इसको 4 कर दिया। तो बाय वॉल्यूम अगर देखा जाए तो आपके पास जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकलती है वो 2:1 के वॉल्यूम में निकलती है बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय वॉल्यूम इस रेशियो में ये निकल रही होती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वाटर में से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आपके पास यहाँ पर रिलीज हो जाती है, ठीक है, इन द रेशियो 2:1 इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये चीज हो रही है। अब ये चीज और आपको ध्यान रखनी है, आपने पहले भी ये चीज पढ़ी होगी है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस जो मैंने आपको करवाई थी है ना, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पढ़ाई थी, उसमें मैंने कहा था ना कि भाई वाटर आपका डीकम्पोजिशन आप करवा सकते हो, थर्मल डीकम्पोजिशन भी, फोटोलिटिक भी एंड इलेक्ट्रोलिटिक भी। तो वहां पर भी हमने ये वाली रिएक्शन को पढ़ा था और मैंने कहा था कि यहाँ पर वाटर का कंडक्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो टू इंक्रीज द कंडक्शन हम यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर लेते हैं एंड यहाँ पर हम क्या डालते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड हम यहाँ पर डालते हैं है ना, H पॉजिटिव। क्या करेंगे बेटा जी, ये जो एसिड में से H पॉजिटिव निकलेंगे ये क्या करते हैं, टू इंक्रीज द कंडक्शन, ठीक है जी, कंडक्शन को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये इसका काम होता है। तो यहाँ पर आप H2SO4 ले सकते हो। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन जो है काफी रिएक्शंस को शो करेगा है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फटाफट से हम साइड रिएक्शंस को देखेंगे। आइए सबसे पहली रिएक्शन यार यहाँ पर हम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, ये रिएक्शन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं है ना, जब हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन यानी कि एयर की प्रेजेंस में बर्न करा तो वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बर्न्स, ठीक है, विद द पॉपअप साउंड इन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विद द पेल ब्लू फ्लेम की प्रेजेंस में यहाँ पर ये बर्न करता है, पेल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है। अब अगर आपके पास आपने वहां पे अगर क्या प्रेजेंट है, सोडियम के वेपर प्रेजेंट है तो फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है, पोटेशियम के वेपर प्रेजेंट है तो आपके पास अलग कलर आ जाता है। ये चीजें हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यार नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होता है, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट यार अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम हेबर प्रोसेस बोलते हैं, और ये जो हेबर प्रोसेस है बेटा जी अमोनिया फॉर्मेशन में काम आती है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में हेबर प्रोसेस को हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगी तो अमोनिया का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, NH3 अमोनिया गैस यहाँ पर फॉर्म होती है। फिर है हमारे पास सल्फर, अगेन यहाँ पर नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्शन करवाया, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ है, H2S गैस का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन गैस व्हेन पास्ड थ्रू द मोल्टन सल्फर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट टू गिव द अनदर गैस दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हमें यहाँ पर मिल रही होती है। वेरी वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट रिएक्शंस, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेटल मैंने ले लिया यार, इसको मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ तो आपके पास मेटल के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास KH का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे NaH का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि मैंने मेटल यहाँ पर सोडियम ले ली है। कैल्शियम के केस में अगर हम देखें तो कैल्शियम को अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कैल्शियम का अगेन यहाँ पर हाइड्राइड मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम के हाइड्राइड को फर्दर वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, ध्यान देंगे है ना, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हमको मिल जाता है, ठीक है। कैल्शियम का क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड हमको मिल जाएगा। पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए मैंने ये इसको करेक्ट कर दिया है, ठीक है। हीट करा, कैल्शियम का हाइड्राइड हमें मिला, फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
पोटाशियम सोडियम एंड कैल्शियम हाइड्राइड्स, ये जो होते हैं इनका फॉर्मेशन होगा, हाइड्राइड्स दस फॉर्म्ड फर्दर रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म दी हाइड्रोजन गैस, ये फर्दर रिएक्शन शो करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यार यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यूजेस हमको देखने हैं। तो कोल गैस के फॉर्म में, वाटर गैस के फॉर्मेशन में इसको यूज करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है इजी टू स्टोर होती है, नॉन पॉल्यूटिंग होती है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेनली इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन सेल के बारे में आप आगे जाकर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके यूजेस वगैरह आप खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है जी। चलिए अब हम मिलेंगे, देखिए यहाँ पर आपको बता भी रखा है यूज एज अ फ्यूल, क्लीनर फ्यूल का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको जो है अच्छे से इसके नोट्स बना लेने हैं होमवर्क के अंदर। भाई मैं आपको यही कहूँगी कि अच्छे से पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स आप बना लेंगे बेटा जी इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। एंड अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में जो कि आपके पास होगा गैस लॉस। तो गैस लॉस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे एंड मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय एवरीवन।